बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मेरे साथ आप देख रहे हैं राजा बशारत साहब को। आज इन्हें हमने ज़हमत दी है, इनके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है इसका आगाज़ करेंगे हबीब जालिब साहब के उस मिसरे से कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नाज़रीन, आज कमरा अदालत नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर आईनी बेंच एक मुकदमे की समाअत कर रहा है। वो मुकदमा है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों का। सलमान अकरम राजा आज दलाइल दे रहे थे और जोश खिताबत में आज उन्होंने हबीब जालिब साहब की उस मशहूर ज़माना नज़्म का हवाला दिया और बज़ाहिर बेंच में बैठे जजेस साहिबान को बावर कराने की कोशिश की कि माई लॉर्ड्स, आपका क्या काम है, आपने क्या ओथ ले रखा है। और जिस फैसले को यहाँ पर मौजूद बहस बनाया गया है यानी FB अली केस, उस फैसले से कबल एक नज़म हबीब जालिब साहब ने लिखी थी, क्योंकि वो फ़ैसला 1962 के आइन के तहत आया था और 1962 के आइन पर हबीब जालिब साहब ये कहा करते थे। बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है। जैसे जमाल मंदोखेल ने वैसे उस मिसरे में एक जुमला उन्होंने भी पढ़ा हबीब जालिब का। अच्छा, हाँ जी। बहरहाल इसमें राय बशारत साहब आज तो हम इस पर भी बात करेंगे और बड़ा अब नज़र यही आ रहा है कि ये ऊंट अब किसी न किसी करवट ज़रूर बैठेगा और बहुत जल्द बैठेगा। बड़े इम्प्रेसिव आर्ग्यूमेंट्स इफ़ आई में से कि कल ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने जो कंक्लूड की है, जिस नोट के ऊपर उन्होंने कंक्लूड की है, बहुत ज़बरदस्त नोट था। आज सलमान अकरम राजा साहब ने अपने आर्गूमेंट्स को जारी रखा हुआ है और इस वक्त भी नाज़रीन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वक्फे के बाद दोबारा से समाअत जारी है। सूरत हाल ये है कि जो पहले हमें वन साइडेड मैच नज़र आ रहा था, अब वो वन साइडेड नहीं रहा। ऐसे लग रहा है कि जैसे सलमान अकरम राजा और इनसे कबल ख्वाजा अहमद हुसैन, इन्होंने ख्वाजा हारिस साहब के पूरे केस को उड़ा कर रख दिया। एक बात मैं आपको बताऊँ दिल साहब के ख्वाजा हुसैन अहमद साहब ने जब दलाइल आपने दिया, आपको पता है कि जब कोई वकील दलाइल करता है तो जब कंक्लूड करता है तो उसके बाद बेंच की तरफ से सवालात उठते हैं। लेकिन ख्वाजा हुसैन अहमद साहब ने जब अपने दलाइल मुकम्मल किए तो मैं हैरान था कि बेंच की तरफ से किसी मेंबर ने भी सवाल नहीं उठाया, कोई सिंगल वन मेंबर, एक मेंबर ने भी सवाल नहीं उठाया कि ख्वाजा हुसैन अहमद साहब आपने ये जो बातें की हैं इसका जवाब हमें चाहिए। लेकिन नहीं, किसी बेंच ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। और जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब आज दलाइल दे रहे थे, कल भी उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया था और आज उन्होंने सिलसिला वहीं से जोड़ा जहां कल उन्होंने उसे छोड़ा था। लेकिन किसी बेंच की तरफ से अगर सवालात उठे, इक्का दुक्का सवालात उठे, तो वो ये उठे कि जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा, जिस तरह आपने जिक्र किया ब्रिगेडियर FB अली का कि 62 में जब ये एक्ट आया तो उन्हें सजा दी गई। अच्छा, उनका कोर्ट मार्शल किया उस वक्त के ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने, मेजर जनरल नहीं, उसको मेजर जनरल थे। अच्छा। अटक कला में ब्रिगेडियर थे उस वक्त। ये ब्रिगेडियर थे, इन्होंने कोर्ट मार्शल किया ब्रिगेडियर FB अली का अटक कला में। अच्छा, इल्ज़ाम किया था जी कि उन्होंने ब्रिगेडियर FB अली ने फौज के अंदर ही बगावत करने की कोशिश की है, ये इल्ज़ाम था उन पर, उन्हें सजा सुना दी गई। और आज अदालत के सामने ये बात खुली कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया, उन्होंने ब्रिगेडियर FB अली की सजा खत्म की, जो सबसे पहले काम किया, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल को, जस्टिस मुसर्रत अली को बैक ज़बान ये कहना पड़ा कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी होगी ब्रिगेडियर FB अली से कि मैंने उस वक्त गलत किया है, जो मैंने सजा दी आपको वो गलत हुआ है, लिहाजा आप जो है वो मुझे माफ़ कर दें। उसके बाद ब्रिगेडियर FB अली साहब कनाडा शिफ्ट हो गए और वो वहीं मंत्री रहे। सुना है वहाँ की आर्मी भी ज्वाइन कर ली उन्होंने। हाँ, वहाँ की आर्मी भी ज्वाइन कर ली, लेकिन वो उस वक्त तक वहीं रहे। फिर सलमान राजा साहब ने बताया उन्हें कि जो हबीब जालिब साहब की आपने जो नज़म पढ़ी, ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा फील्ड मार्शल अयूब खान ने अपने तमाम तर इख्तियारात जो है ना अपनी ज़ात तक महदूद कर लिए थे, जिस पर उन्हें शुरा आफाक ये नज़म लिखना पड़ी हबीब जालिब को। तो जब ये मिसरा पढ़ रहे थे तो उस वक़्त वो साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी उनका एक मिसरे में साथ दिया उनका कि मैं नहीं मानता। अच्छा, एक बात जिस तरह आपने कहा कि हम देख रहे हैं या जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि अब मामला वन साइडेड नहीं रहा। आज सलमान अकरम साहब ने एक और बात की जो आपका आइन का आर्टिकल 10 फेयर ट्रायल का हक देता है, उसकी बात की 10A उसकी भी बात की उन्होंने। जैसे आयशा मलिक उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो हमारी जीत है। जैसे आयशा मलिक का नोट है ना, उसमें उस नोट में वो नोट है ना, जिस पर रिलाय कर रहे हैं मरकजी फैसले में। लेकिन असल में आपको पता है अदील साहब
कि मैं इस केस को जब से कवर कर रहा हूँ, एक नई चीज़ें रोज़ाना अदालत के सामने आती हैं। अब 10A का जो फेयर ट्रायल का हक है वो अब देखिए कैसे हम कानूनी बात करते हैं ना। अब अदालत के सामने ये बात रखी कि शानी बेंच के सामने कि वहाँ पर जिस मुलज़िम का ट्रायल होता है वो वकील अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उस वकील की मंजूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देता है। ये अदालत के सामने बात खुली ना। बिल्कुल। ये ख्वाजा हारिस के बाद ख्वाजा हुसैन अहमद जब दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने ये बात जब खोली अदालत के सामने तो ख्वाजा हारिस साहब ने उन्हें टोका नहीं। अगर ये बात गलत होती तो वो टोकते उन्हें, जवाब में हो सकता है, जवाब में मुमकिन है वो, लेकिन ये बात अदालत के सामने। अच्छा चीफ, अगर मुलज़म अगर मैं हूँ जी, मेरा मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हो रहा है, तो मैं कहूँ जी कि मैं ख्वाजा हारिस साहब को वकील करूँगा, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहेंगे जी कि आप इसको नहीं कर सकते वकील ख्वाजा हारिस को, मैं आपको वकील अपनी मर्जी का देता हूँ। तो ये उनका इख्तियार है। और फिर एक और बात, आप जब ट्रायल कोर्ट में जब केसेस कवर करते हैं अदील साहब, तो नाज़रीन ट्रायल कोर्ट में ये होता है कि जो गवाह होता है वो कटहरे में होता है, वकील साहब होते हैं रोशनों पर खड़े, वो उन पर जरा कर रहे होते हैं। लेकिन अदालत के सामने ये बात एक नई खुली थी शानी बेंच के सामने कि मिलिट्री अदालतों में जो ट्रायल होता है, गवाह पर आप गवाह को डायरेक्टली सवाल नहीं कर सकते। वो जो बेंच आर्म्ड फोर्सेस होता है, आर्म को वर्दी पहने होता है, प्रिजाइडिंग अफसर जो होता है, हाँ, वो जो जज होता है सामने बैठा, वकील उसे सवाल करेगा, वो जज सवाल फिर गवाह के सामने पेश करेगा, गवाह जवाब देगा, उसी चैनल से वो वापस उसका सामने जवाब आएगा। उसका तरीक़ाकार यही है। अब ये तो जो ATC की अदालतों के वाले से जो कहा जाता है ना, खसदात दहशतगर्दी की अदालतें यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर इनका ट्रायल होना चाहिए इन लोगों का। फिर जिस तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, आपको याद होगा कि सबसे पहले ये बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा आईनी ओहदा जो है वो तो सदर पाकिस्तान का है। अगर सदर उस सदारती उस पर कोई हमला कर दे तो उसका ट्रायल जो है वो तो ATC में होता है, उसका तो मिलिट्री अदालतों में नहीं होता। अब बार बार बेंच की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है ना, वो यही उठाया जा रहा है बेंच की तरफ से। जिस तरह जस्टिस मुसर्रत अली ने कल भी कहा था कि 21वीं तरमीम खत्म हो चुकी है। 21वीं तरमीम खत्म होने के बाद अब कोर्ट मार्शल का तस्वर क्या है, ये क्यों हो रहा है? जिस तरह ख्वाजा हुसैन अहमद ने कहा कि उसमें 1.25 साल की तौसीक की गई 2019 में 1.25 साल की, उसके बाद ख़त्म हो गई है, तो फिर जस्टिस मुसर्रत अली को ये कहना पड़ा कि अगर वो ख़त्म हो गई है तो फिर ये बार बार जो कोर्ट मार्शल इसका तस्वर क्यों को वहाँ उन अदालतों में सिविलियन का होता है। फिर जो जस्टिस जमाल मंदोखेल सवाल उठा रहे हैं कि भाई आर्म फोर्सेज में कौन से लोग शामिल हैं, कौन से लोग शामिल नहीं हैं, बिल्कुल ये अदालत के इसको सर्टिफाई करें। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब के सामने जब ये सवालात रखे गए थे तो ख्वाजा हारिस साहब अदालत को इस मामले पर नुक्ते पर सर्टिफाई नहीं कर सके थे। उन्होंने ये कहा था जी कि मैं इंस्ट्रक्शन लेकर, हदायत लेकर अदालत को इस हवाले से मैं आगाह करूँगा। फिर जो उसमें सलमान अकबर राजा साहब ने एक और सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से भी जो एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई है राय साहब, आज हमने देखा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुकदमे में जो फौजी अदालतों का है, इसमें भी कंप्लीट जस्टिस का जिक्र आया है जी। जो आपका आर्टिकल 187 यहाँ पर जो उन्होंने ये कहा है सलमान अकबर राजा ने, अदलिया किसी भी वक्त कानून का बुनियादी हकूक के तनाजुर में जायजा ले सकती है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम एक फैसले के खिलाफ अपील सुन रहे हैं। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या इस अपील में हम आर्टिकल 187 के इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ, जो में हुआ, बिल्कुल जो मंसूर अली शाह साहब ने वहाँ पर आर्टिकल इन्वोक किया था। तो सलमान अकबर राजा ने कहा कि आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार तो अदालत के पास हमेशा रहता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि अदालती दायर इख्तियार हमेशा वक्त के साथ बढ़ा है। अब आपको क्या लगता है, चले हम इस मुकदमे में, क्योंकि अभी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ये तो यहाँ पर एक और बात आज हुई अदील साहब, वो पता क्या हुआ आज? आपको पता है कि कल चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो चीफ जस्टिस उन्होंने क्या किया? हाँ, वो ये देखें जो सर मैं तो आइन का आर्टिकल 200 सरे से उसको बिल्कुल जिसकी तशरीह होनी बाकी है अभी, वो उन्हें नजर ही नहीं आया। और नाज़रीन आपको बताया कि कल ये हुआ कि हमारी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, उन्होंने ये बात की कि खुशाइंद करार दिया जब कि जो ट्रांसफ़र हुए, जो तबादले हुए,
तो अभी उसकी जो चीफ जस्टिस ने जो कहा था, उसकी बाज़गश्त अभी तक बाकी थी, वो तहलील नहीं हुई, वो फ़ज़ा में थी। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक साहब ने, अच्छा हुकूमत तो 26वीं आईनी तरमीम में उसकी तरमीम करवाना चाह रही थी कि तरमीम करके ये 200 वाला मामला इसको सेटल डाउन किया जाए, वो हुई नहीं। उसकी आईनी तशरीह वो अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, वो अभी तक बरकरार है। उसके बरकरार होते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि वो 200 ये है जी कि वो जो जिस जज का तबादला किया जाता है, वो जब नई अदालत में जाता है वहाँ हल्फ उठाता है वो जाकर, लेकिन यहाँ पर हल्फ नहीं उठाया गया और उसी को कंटिन्यूटी के रखा गया कि आप पिछली अदालत से ही उसी हल्फ को रखा गया। और रात को चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया जी। नई सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई जिसमें जस्टिस इफरात डोगर को सीनियर प्यूनी जज। अच्छा, फिर मामला यही नहीं रुका, बल्कि जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है जिसके सरबराह थे जस्टिस मोहसिन कियानी, उनके साथ थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, दो सीनियर, उनको भी तहरीर किया गया। जनरल जस्टिस यार ये ज्यादती ना करें आप। जस्टिस इफरात डोगर को उसका सरबराह बनाया गया। जो इंतजामी कमेटी थी उसके भी सरबराह जस्टिस मोहसिन कियानी थे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उसके मेंबर, उसको भी तहलील करके चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब उसके खुद सरबराह बन गए और साथ अपने दीगर जस्टिस आजम खान को साथ रखा गया। अब जस्टिस सरफराज डोगर को भी खादम सोमरू, सरफराज और फिर ये हुआ कि चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब को पता है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा सीनियर है जी, मोस्ट सीनियर क्या है आप, वो तो 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे। उनकी ख्वाहिश तो पहले भी थी, उस वक्त भी वो बड़े नाला हुए, बड़े गुस्से में सुना जैसे शिराज मलिक साहब को लाया गया था, उनकी उस वक्त भी ख्वाहिश थी और वो अकॉर्डिंग टू हिम और अकॉर्डिंग टू सम वो डिजर्व भी करते थे अगर मेरिट को देखा जाए, मगर उन्हें नहीं किया गया था क्योंकि अगर उस वक्त उनको किया जाता सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट तो चीफ जस्टिस होते जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। तो वैसे एक बात आपको बताऊँ आदिल साहब, मैं आज सुबह मैं काफ़ी इस पर सोच विचार की कि यार ये पाकिस्तान में जो 26वीं आईनी तरमीम आई या ये अदलिया में जो बिगाड़ पैदा हुआ, ये कहाँ से पैदा हुआ। मैं समझता हूँ कि ये बिगाड़ जो पाकिस्तान के अदलिया में पैदा हुआ ना, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात का मामला था ना, उसमें जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतर मिल्ला ने जो 2-3 की जंग छिड़ी ना, वहाँ से ये मामला सारा बिगड़ा, वहाँ से ये बिगाड़ पैदा हुआ। उस वक्त अगर तमाम जजेस फुल कोर्ट ये फैसला करते, जो बेंच बनाया गया था, जस्टिस मंसूर शाह ना उठते, जस्टिस अतर मिल्ला ना उठते, जमाल मंदोखेल उठ के, ये सारे जजेस उठ के, तो अगर उस वक्त आइन कहता है आपका असल में वो मसला ये है ना, हम तो उस वक्त भी यही बात कर रहे थे, मसला सिर्फ ये हुआ है कि जजेस की इन फाइटिंग। और मैं ये कल सवाल करना चाह रहा था, आपने भी मीटिंग का तज़किरा किया है, आप भी मौजूद थे उस मीटिंग में जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ हमारी हुई है। मैं यही सवाल करना चाह रहा था क्योंकि आपको याद होगा जब जनाब काजी फ़ायज़ ईसा ने ओथ लिया था तो बहुत सी उम्मीदें हम जैसे कुछ नादान उनसे वाबस्ता किए हुए थे, और जब उनका ओथ हुआ उसी वक्त मैंने वहाँ पर ईवान सदर में कुछ जजेस साहिबान से बात की, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जजेस की इन फाइटिंग, आपसी इख्तिलाफात, खलफशार, बातचीत आपस में नहीं है, टॉकिंग टर्म्स पर नहीं है जजेस साहिबान, तो ये बड़ा घुटन का सा माहौल हमें नज़र आ रहा था। जजेस साहिबान में तफरीक बढ़ती जा रही थी जस्टिस बंदयाल के दौर में, आखिरी अवाइल में। तो मेरी उस दिन जब काजी फ़ाइज़ साहब की और टेकिंग पे मुलाकात हुई, अब मैं नाम ले लेता हूँ, जस्टिस अतर मिनल्ला से, इवन जस्टिस मंसूर अली शाह से, दीगर भी जजेस साहिबान से, जस्टिस मुनीब अख्तर से होती है मगर वो आपको मालूम है बात कम गो है, वो बात कम करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़े कॉन्फिडेंट हो के ना सर एक बात की थी यार, अजीब और गरीब किस्म की बात की, उन्होंने कहा कि हमने तो इसलिए बंद किया कि आइंदा कोई ये ना करे। नहीं, उन्होंने मुझे एक बड़ा मेरे सामने दावा रखा, उन्होंने कहा कि आपको अंदाजा नहीं है काजी साहब ने कितनी ग्रेस का मुजाहिरा किया है, क्योंकि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ, क्या वही कुछ तो नहीं होगा जो काजी फ़ाइज़ साहब के साथ होता रहा है बंदयाल साहब के दौर में। तो बताया गया कि नहीं, अब आपको यूनिटी नजर आएगी, इत्तेहाद नजर इस तरह मुट्ठी बना के। बाद में फिर हमने मंसूर शाह साहब से भी इसी सवाल पर बात की तो उनका भी जवाब ऐसा ही था, तो हमें लगा कि यार वाकई में ऐसा होगा, मगर फिर उलट हुआ। जो तफरीक थी वो दर तफरीक होती गई तो और जजेस साहिबान एक तरह से आपस में गुत्थम गुत्था, यहाँ तक भी हमें लड़ाइयों की भी शुनीद आती रही चैम्बर्स के अंदर, चैम्बर्स के कॉरिडोर्स में, वहाँ पर क्या कुछ होता रहा आपको याद होगा। उसके बाद सर ये हो रहा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आएंगे तो शायद, क्योंकि
सीनियर जजेस जैसे अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह उनके करीबी दोस्त हैं। तो ये शायद ये पोलराइजेशन कम होगी और बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे। तो मैं कल यही सवाल उनसे पूछना चाह रहा था कि भाई आप जब बने चीफ जस्टिस, गो के मेरिट पर तो आप भी नहीं, आप भी बेनिफिशरी 26वीं आईनी तरमीम के, तो क्यों कर आपने इस तफरीक को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा किया? उल्टा सर मुझे अफसोस इस बात का हुआ जब मंसूर अली शाह साहब का जिक्र भी आया तो वो इस तरह तासुर दे रहे थे, ऐसे जाहिर कर रहे थे कि भाई मैंने तो बहुत कोशिश की है, मेरे लोग समझ नहीं रहे। फिर हाई कोर्ट के जजेस को भी लिताड़ दिया वही उसी तर्ज पर जिस तरह। अब मैं यहाँ पर एक फ़र्क मैं भी कर रहा था, सॉरी मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, एक फ़र्क मैं आज सुबह आते हुए कर रहा था जहन में कि यार काजी फायद ईसा साहब ने 6 जजेस के ख़त के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट किया जी, मगर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनसे एक कदम आगे बढ़कर न सिर्फ जो 5 जजेस का ख़त है या ओवरऑल एक 26वीं आईनी तरमीम है इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि जस्टिफाई करते हुए उनको एक नैरेटिव भी दे रहे हैं कि भाई लसानी बुनियादों पर ये बड़ा ज़रूरी है। जी। तो ये बड़ा ख़तरनाक सर। अगर यार ये बात अदील साहब लसानी बुनियादों पर जिस तरह उन्होंने कल बात की है, मुझे ये बताएं कि क्या जस्टिस अरबाब मोहम्मद तय पहले बलूचिस्तान से नहीं है, जैसे सिमरन रफ़त इम्तियाज़ सुबह सिंध से नहीं है? कल मतीउल जान साहब थे ना, ये सारे मलिक साहब थे, हमने यही बात की। बिलखसूस मतीउल जान साहब ने बड़ा राइटली इस बात को पॉइंट आउट किया कि देखें इस्लामाबाद जो है ना, यहाँ पर मकामी अफराद की शरह होगी 10%, 20% जो भी बिल्कुल 20 तक हो जाएगी। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा है। ईद के दिनों में आप देखें यार कि जब ईद होती है तो इस्लामाबाद बिल्कुल बहरान नजर आता है। वजह क्या है कि लोग कोई सिंध से आए हैं, सिंधी बोलने वाले भी हैं, बलोची बोलने वाले भी हैं, पंजाबी भी, पश्तो भी है, इवन गिलगित के तमाम जो हमारे सोसाइटीज़ के सेगमेंट्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर पक्के रिहायशी हैं, ठीक है, उनके बच्चे यहाँ पर बड़े हुए हैं। वो लोग जब यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर क्यों कर आप इस बेस के ऊपर जो कि आइन में नहीं दी गई कि आपने लसानी बुनियादों पर जजेस को अपॉइंट करना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाहिर बात है वही वकील जज बनेगा ना जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर चुका हुआ है। सिंध में जैसे होता है, पंजाब में जैसे होता है, बलूचिस्तान में जैसे होता है। मगर सर इस वक्त नज़र यही आ रहा है कि हमारी जो अदलिया है ये अब बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो थोड़ा बहुत एक शायबा मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे यार। कल देखे अदील साहब, मैंने कल जब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से ये पूछा सवाल कि आप 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद आप प्राइम मिनिस्टर जितने बाख्तियार हैं, उन्हें हाथ खड़े किए, नहीं मैं पूरा बाख्तियार हूँ जी, मैं किसी से डिक्टेशन नहीं देता जनाब। तो यही सब मामला। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कल मुझे पता चला क्योंकि मैं निकल आया था, जमाल मंदोखेल साहब ने आपसे बड़ा शिकवा किया। जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने कल मैं जब बाहर आया तो मुझे उन्होंने एक बात की, उन्होंने मुझे कहा कि आप राय साहब आप बहुत गुस्से में होते हैं। उन्होंने कहा अभी लाख जहाँ भी देखता हूँ ट्वीट करते आप सारा कुछ। मैंने कहा सर मैं गुस्से में, आपको पता है मैं कहाँ से हूँ? उन्होंने कहा कि मैं आप कश्मीर से हूँ। मैंने कहा जी मैं कश्मीर से हूँ। मैंने कहा सर मैं जब यहाँ के अदलिया के जो मामलात देखता हूँ ना कि यहाँ पर जो मेरा दिल कुटता है, खून जलता है। मैंने उन्हें ये मैंने उनके साथ जो मुकालमा किया ना, वो मैंने कहा सर कि मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है, मैं पाकिस्तान में हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है कि पाकिस्तान की अदलिया की तबाही की जो बुनियादी ईंट रखी थी वो काजी मुनीर ने रखी थी और काजी फाइज ईसा साहब। मैंने इसी तरह कहा उन्हें कि काजी फाइज ईसा साहब ने जिस दिन रिटायर्ड हुए यहाँ पर वो कब्रिस्तान का इफ्ताह करके गए। तो जैसे मोनूमेंट यार, हाँ मोनूमेंट कब्रिस्तान, मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मोनूमेंट तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन मैंने जैसे जमाल मंदोखेल साहब को कब्रिस्तान कहा कि उस कब्रिस्तान का अदलिया को दफन करने का वो इफ्ताह करके गए। तो जैसे जमाल मंदोखेल ने हंसते हुए इस तरह मेरे सामने हाथ मंदे और कहा कि मैं आपसे इस पर रिटायरमेंट के बाद घंटों बैठकर मुकालमा करूंगा। मैंने कहा सर क्या आपको इख्तियारात जाने का डर है, मराद छिन जाने का खौफ है? होता वही है जो मराद छिन जाने से बेखौफ होकर हक की बात करे। सर वो जो कर रहे हैं लेकिन वो कहाँ हैं? मंसूर अली शाह साहब कहाँ हैं? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राय बशारत साहब। नाज़रीन आपने सुना राय बशारत साहब का कैंडिड किस्म का तबसरा। देखते हैं आगे चलकर मज़ीद क्या कुछ होता है। जो अदलिया है उसकी एक तरह से मैं तो अब क्या कुछ कह सकता हूँ, यहाँ पर जो हमारी अदलिया है उसके पास इख्तियार नहीं रहे। और हम दुआ गो हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के साथ हुआ है ये सब कुछ
ना हो और जो जजेस साहिबान है वो होश के नाखून लें और अपने इख्तियारात को अब भी उनके पास वक्त है कि वापस लें। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है तो जजेस साहिबान बेख्तियार हो चुके हैं। जजेस के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं अगर वो चाहें इस्तेमाल करना, मगर मसला ये है कि चाहत ख़त्म हो गई है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।